तो अगर आप इसी ट्यूब को लिक्विड में जैसे कि वाटर फॉर एन एग्जांपल डुबाते हैं तो वहां पर आप क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि यहां पर ये जो वाटर है इस ट्यूब में राइज किया है। तो अगर आप इसको देखेंगे, क्लोजली देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये एक स्फीयर का कुछ पार्ट हमें दिखाई देता है। स्फीयर का सम पार्ट, ऐसे लगता है कि ये एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट है। उस केस में थीटा सी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो वहां पर एच की वैल्यू आती है 0, यानी कि नो राइज एंड नो फॉल। जब ऐसा होता है तो ना तो राइज होगा बच्चों और ना ही फॉल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़े पेड़ होते हैं वो किस तरीके से, किस प्रिंसिपल का यूज करके जमीन के नीचे से पानी निकाल के अपने डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, पत्तियों तक, फलों तक कैसे पहुंचाते हैं? या फिर कभी आपने सोचा है कि एक दिए का तेल दिए की बाती में नीचे से ऊपर अपने आप कैसे पहुंच जाता है? या फिर कहीं कभी आपने गीली मिट्टी को सूखते हुए देखा हो, जैसे कि किसी खेत में गीली मिट्टी को सूखते हुए अगर आपने देखा हो तो वहां पर जब वो सूखती है तो दरारें पड़ जाती हैं जमीन में। ये सारे जो डेली लाइफ में आप ऑब्जर्वेशन देखते हो, इनके पीछे एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का एक कॉमन फिनोमेना इन्वॉल्व है और जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी फ्लूइड का एक्सपोज्ड सरफेस होता है, फ्री सरफेस जिसको हम कहते हैं, वो टेंडेंसी उसकी रहती है कि वो कम से कम एरिया बनाए। यानी कि जो ड्रॉप का शेप स्फेयर होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि जो ओपन सरफेस है वो कम से कम एरिया रखने की टेंडेंसी रखता है और फॉर एनी गिवन वॉल्यूम मिनिमम सरफेस एरिया स्फेयर का ही बनता है। अब इस फेनोमेना से, सरफेस टेंशन के फेनोमेना से कैपिलरी को कैसे समझते हैं? कैपिलरी क्या है? इट इज अ एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन, मीनिंग एप्लीकेशन, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण ही ये कैपिलरी एक्शन हो पाता है। तो कैपिलरी क्या है समझते हैं। अगर आप कोई भी एक ट्यूब लेते हैं, बहुत ही छोटे रेडियस की, वेरी स्मॉल रेडियस की एक ट्यूब लेते हैं जो कि दोनों तरफ से ओपन है, बोथ एंड्स हेयर आर ओपन, तो ये ट्यूब कैपिलरी कहलाती है। इस ट्यूब को हम लोग कैपिलरी के नाम से जानते हैं। इसकी रेडियस बहुत स्मॉल है, ठीक है, और ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग कैपिलैरिटी जानते हैं। तो समझते हैं ये कैपिलरी में क्या कैपिलरी एक्शन होता है और फिर कैपिलैरिटी एग्जैक्टली है क्या। तो अगर आप इसी ट्यूब को लिक्विड में जैसे कि वाटर फॉर एन एग्जांपल डुबाते हैं तो वहां पर आप क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि यहां पर ये जो वाटर है इस ट्यूब में राइज किया है, इस ट्यूब में ये वाटर राइज किया है। यहां पर कोई और एलिमेंट, आपको कोई और रीजन नहीं दिख रहा है इसको ऊपर लेके आने वाला। अगर हम देखें तो यहां पर भी जो प्रेशर है, यहां पर भी जो प्रेशर है, कायदे से जो जनरल हमारी जानकारी है उसके हिसाब से यहां भी प्रेशर हमारा वही का वही होना चाहिए, यानी कि इसका राइज नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई एक और फेनोमेना इन्वॉल्व है मटेरियल का जिसके कारण ये ऊपर राइज हुआ है। या फिर अगर हम लिक्विड बदल दें, फॉर एन एग्जांपल सेम एक्सपेरिमेंट में अगर हम वाटर की जगह मरकरी ले लें एज ए लिक्विड, तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि वो मरकरी में फॉल हुआ है, मरकरी का फॉल हुआ है कैपिलरी ट्यूब में। तो अब ये कैपिलरी ट्यूब में मरकरी का फॉल क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, इसी को हम समझते हैं कैपिलरी ट्यूब और कैपिलैरिटी से। क्या? अ ग्लास ट्यूब विद फाइन बोर which is open at both ends known as capillary tube, और वो प्रॉपर्टी by virtue of which liquid rises या fall is known as capillarity। और राइज और फॉल को हम लोग क्या कहते हैं इस नैरो ट्यूब में, इस नैरो बोर के ट्यूब में? कैपिलरी एक्शन। राइज या फॉल को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन। तो अब अगर हमसे इस कैपिलरी एक्शन के बारे में पूछ लिया जाए कि ये जो राइज होता है या फॉल होता है, जिसको अगर हम वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो h, तो ये जो राइज या फॉल है वो कितना है? h अगर राइज कर रहा है या h फॉल कर रहा है तो वो कितना है?
तो इसको पता करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड है प्रेशर बैलेंस मेथड और दूसरा मेथड है फोर्स बैलेंस मेथड। प्रेशर बैलेंस मेथड में हम लोग प्रेशर डिफरेंस का यूज करते हैं और फोर्स बैलेंस मेथड में हम फोर्स चेक करते हैं जिसके कारण ये राइज या फॉल हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानना शुरू करते हैं प्रेशर बैलेंस मेथड। ये प्रेशर बैलेंस मेथड क्या होता है? अगर आप कोई एक कैपिलरी ट्यूब को देखो तो जैसे उस कैपिलरी ट्यूब का वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लिक्विड आप वाटर लेते हैं तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि यहां पर राइज हुआ है। अब ये जो राइज हुआ है इसको अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, ये ट्यूब तो काफी पतली होती है लेकिन फिर भी अगर आप क्लोजली देखते हैं तो वहां पर आपको एक शेप मिलता है खास तरह का। इस शेप का नाम होता है मेनिस्कस। यहां पर ये एक स्फीयर का पार्ट ऐसे लगता है कि अगर यहां पर हम देखते तो कंप्लीट स्फीयर बन जाता। अब इसमें मेनिस्कस में दो सरफेस हमें देखने को मिलते हैं। एक सरफेस हो गया कॉन्केव सरफेस और दूसरा सरफेस हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। तो अगर दो पॉइंट लेते हैं, कॉन्केव सरफेस की तरफ वाला पॉइंट ए और कॉन्केव सरफेस की तरफ वाला पॉइंट बी, तो यहां पर जो प्रेशर रहता है इस मेनिस्कस के शेप के कारण, सरफेस टेंशन के फिनोमिना के कारण जो प्रेशर है कॉन्केव सरफेस की तरफ वो ज्यादा हो जाता है प्रेशर एट कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ के कंपैरिजन में। यानी कि अगर आपके पास ये जो मेनिस्कस बन रहा है, इस मेनिस्कस की रेडियस कैपिटल आर है जिसको हम मेनिस्कस रेडियस कहते हैं, अगर ये रेडियस कैपिटल आर है, आर इज दी मेनिस्कस रेडियस, तो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा ए और बी के बीच में, प्रेशर डिफरेंस जब आप लेंगे यहां पर तो वो आएगा 2T/R, जहां पर T सरफेस टेंशन है एज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉट एज अ फिनोमिना, एज अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ध्यान रखिएगा ये ट्यूब की रेडियस नहीं है, ये मेनिस्कस की रेडियस है। तो अगर लिक्विड का सरफेस टेंशन T आपको दिया गया है, रेडियस R दी गई है आपको या पता है आपको, तो प्रेशर का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। अगर वही शेप उल्टा बन रहा हो, और वो शेप उल्टा कब बनेगा यहां पर, जब लिक्विड चेंज करोगे आप। तो लिक्विड यदि आपने चेंज कर दिया तो यहां पर होगा क्या कि जो पॉइंट्स अभी आप ले रहे थे पॉइंट ए और पॉइंट बी, उनमें अब जो पॉइंट ए था उसका प्रेशर हो जाएगा कम पॉइंट बी के प्रेशर से। क्यों? क्योंकि अभी बी जो है वो कॉनकेव साइड, कॉन्वेक्स साइड है, और ए जो है वो कॉनकेव, बी जो है वो कॉन्वेक्स कॉनकेव साइड हो गया। तो यहां पर भी प्रेशर डिफरेंस, लेकिन यहां पर पी बी माइनस पी ए लिखेंगे, या अगर आप पी ए माइनस पी बी लिखते हैं तो फिर वो नेगेटिव में 2T/R आएगा। ये प्रेशर डिफरेंस रहता है। अब इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, लिक्विड राइज करता है या फॉल करता है। समझते हैं। पहले तो हम इसको 3D से बेहतर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इस प्रेशर बैलेंस मेथड में एग्जैक्टली ये जो मेनिस्कस बनी है इसका शेप स्फीयर के पार्ट क्यों है, ये जो मेनिस्कस है ये स्फीयर का पार्ट कैसे है, देखते हैं प्रॉपरली। तो अगर आप इसको देखेंगे, क्लोजली देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये एक स्फीयर का कुछ पार्ट हमें दिखाई देता है, स्फीयर का सम पार्ट, ऐसे लगता है कि ये एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट है। अब इस स्फीयर के पार्ट में जो कॉनकेव तरफ है यानी कि ऊपर वाली साइड है, उसमें प्रेशर अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कम है और नीचे प्रेशर ज्यादा है। यानी कि ये दो पॉइंट अगर आप लेते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसमें प्रेशर जब राइज करने के पहले यहां पर जो प्रेशर है ए का ज्यादा था और बी का प्रेशर कम था, तो इस वजह से इसमें एच राइज हुआ है। अब अगर हम इनका प्रेशर डिफरेंस देखें तो 2T/R आता है, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है इस एच हाइट के कारण रो जी एच आता है। प्रेशर बैलेंस मेथड को हम प्रेशर बैलेंस मेथड इसीलिए कहते हैं कि ये जो दोनों के कारण प्रेशर डिफरेंस आया है वो एक ही साथ आ रहा है ना, यानी कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो अगर बराबर हो गया तो ये और राइज होना या और फॉल होना रुक जाएगा एट दैट इंस्टेंट। मीनिंग अगर यहां पर एच डेप्थ के कारण हम जो प्रेशर लिखते हैं वो है रो जी एच, और इस सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर डिफरेंस लिखते हैं वो है 2T/R। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऊपर खींचने वाला जो फेनोमेना है सरफेस टेंशन, अब उसे और ज्यादा नहीं खींचेगा। ये ऊपर जाने का रीजन है प्रेशर में डिफरेंस, और जब ये प्रेशर आपस में बराबर हो जाएगा तो वो और ऊपर जाना या और नीचे आना बंद हो जाएगा।
यहां पर आपको दिखने को मिल रहा है ये जो आर है मिनिस्कस का रेडियस है और टी सरफेस टेंशन है। इसमें अगर आपके पास स्मॉल आर किसकी रेडियस है? हमारे कैपिलरी ट्यूब की। कैपिटल आर रेडियस ऑफ मिनिस्कस और स्मॉल आर रेडियस ऑफ ट्यूब। अगर ऐसे है और एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों थीटा सी है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे देखते हैं आप लोग? एक सरफेस जो कि इनसाइड द लिक्विड है, सॉलिड का सरफेस जो कि इनसाइड द लिक्विड है, और एक ओपन सरफेस यानी कि एयर के साथ जो कांटेक्ट सरफेस है लिक्विड का, उन दोनों सरफेस के टेंजेंट बनाते हैं, उनके बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहां पर ग्लास और वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू है बच्चों लेस देन 90 डिग्री होती है। एक्यूट एंगल बनता है थीटा सी, यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब अगर आप इस स्मॉल ट्राइंगल को बात करते हैं, ये ट्राइंगल, इसको नाम दे लेते हैं हम लोग, ए बी सी ट्राइंगल नाम दे लिया। अगर ये वाला एंगल थीटा सी है और यहां पर ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा सी, और ये रेडियस और टेंजेंट 90 बनाते हैं। अगर ये 90 माइनस थीटा सी है तो ये वाला जो एंगल है वो थीटा सी हो जाएगा। अगर इस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो ये बेस हो गया स्मॉल आर और कैपिटल आर हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इस एबीसी ट्राइंगल में cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस इज इक्वल्स टू r cos थीटा, हाइपोटेन्यूज cos थीटा के बराबर आ जाएगा। अब आप r की वैल्यू स्मॉल r अपॉन cos थीटा रख सकते हो अगर आपको ट्यूब की रेडियस दे रखी है या आपको ट्यूब की रेडियस के टर्म्स में बताना है। तो इससे जो h है उसकी वैल्यू आ जाती है 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो g। ये रहा हमारा प्रेशर बैलेंस मेथड। इस प्रेशर बैलेंस मेथड में जो रिलेशन है उससे हमें पता चलता है कि इफ थीटा सी इज लेस देन 90 डिग्री यानी कि cos थीटा की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, तो h की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी आपको। यदि इसी में थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, 90 से थीटा की वैल्यू बच्चों ज्यादा है और 180 से कम है, उल्टा लिख दिया मैंने, 90 से ज्यादा यानी कि इस तरीके से और 180 से कम है, तब यहां पर h की वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी। h की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब राइज होगा, h की वैल्यू नेगेटिव का मतलब फॉल होगा। यानी कि ये थीटा सी पर डिपेंड करेगा और थीटा सी एंगल ऑफ कांटेक्ट जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, लिक्विड और सॉलिड, जो मटेरियल का कॉम्बिनेशन आपने यूज किया है उन पर डिपेंड करेगा। तो जैसे अगर आप मरकरी और ग्लास लेते हैं तो वहां पर थीटा सी मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 आता है, तो वहां पर आपका जो लिक्विड यहां पर कैपिलरी एक्शन है वो फॉल होगा, और वाटर के केस में जैसा सामने दिख रहा है यहां पर कैपिलरी एक्शन में आपका कैपिलरी राइज आपको देखने को मिलेगा बच्चों। अब वहीं पर एक केस और बनता है, यदि आपका थीटा सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, उस केस में थीटा सी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो वहां पर h की वैल्यू आती है 0 यानी कि नो राइज एंड नो फॉल। जब ऐसा होता है तो ना तो राइज होगा बच्चों और ना ही फॉल होगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और प्रेशर बैलेंस मेथड को समझ पा रहे होंगे। मूविंग ऑन, अब दूसरा मेथड क्या बचता है? फोर्स बैलेंस मेथड। फोर्स बैलेंस मेथड में आप लोग देखिएगा उसमें जो फोर्स लगता है किसमें, ये जो कैपिलरी, अगर आप मिनिस्कस को देखें तो जो कांटेक्ट लाइन है, जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो एक सर्किल है। इस सर्किल का जो कांटेक्ट है किसके साथ है? सॉलिड के साथ है। तो इसके हर एक पॉइंट पर सरफेस टेंशन का एक कंपोनेंट है जो इसको ऊपर उठाने वाला लग रहा है। हर एक पॉइंट पर एक फोर्स का कंपोनेंट है जो इसको ऊपर उठाने वाला लग रहा है, और वो फोर्स का कंपोनेंट है t cos थीटा इंटू 2 पाई r। यहां पर ये cos थीटा क्या है, थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, वही बिल्कुल एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलिए समझते हैं ये फोर्स बैलेंस मेथड में एग्जैक्टली ये ऊपर कैसे आ जा रहा है और किस तरीके से यहां पर इसको बैलेंस मेथड में किसको बैलेंस कर रहा है। तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है t cos थीटा इंटू 2 पाई r, ये 2 पाई r क्या है? लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन का? t इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? t इंटू लेंथ।
तो लेंथ कौन सी लेंगे हम लोग, ये सर्कल की लेंथ लेंगे, कॉन्टैक्ट सरफेस की लेंथ लेंगे हम लोग, जहां जहां कॉन्टैक्ट है वो लेंथ लेते हैं। तो t इंटू लेंथ 2πr। फिर ये cos थीटा कहां से आया, तो ये तो बच्चों हुआ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो इस लिक्विड को ऊपर राइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा कंपोनेंट है वो कैसे देखेंगे, देखिएगा यहां पर ये रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी। तो जो फोर्स लग रहा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, वो लग रहा है ऊपर की तरफ। इसको फोर्स को अगर हम n से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं बच्चों, तो n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये t इंटू 2πr, ठीक है। लेकिन ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसके अब हम दो कंपोनेंट करेंगे, अगर ये थीटा सी है तो ये वाला एंगल भी थीटा सी होगा। तो एक कंपोनेंट इसका आएगा n cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू द सॉलिड सरफेस आएगा n sin थीटा। और इस तरीके से जो n cos थीटा कंपोनेंट है, जिसको अगर हम n का n cos थीटा करेंगे तो आ जाएगा n cos थीटा इज इक्वल्स टू t इंटू 2πr इंटू cos थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें लिक्विड को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। अब ये ऊपर लेके जा रहा है जा रहा है जा रहा है, धीरे 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 क्या होगा, ये जो लिक्विड है इस कॉलम में राइज करने लगेगा। राइज करेगा तो इसका जो मास है वो बढ़ने लगेगा, और देयर विल बी अ कंडीशन अचीव, जब इतना सफिशिएंट मास हो जाएगा कि ये जो फोर्स इसे ऊपर ले जा रहा है t cos थीटा इनटू 2πr, वो mg के बराबर हो जाएगा, वो इसके वेट के बराबर हो जाएगा, जो लिक्विड राइज हुआ है उसके वेट के बराबर हो जाएगा, और फर्दर राइज वहां पर रुक जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं फोर्स बैलेंस मेथड। क्यों? क्योंकि जो ऊपर ले जाने वाला फोर्स है, सरफेस टेंशन का कंपोनेंट ऊपर ले जाने वाला जो फोर्स है, और उसको नीचे रखने वाला, जो लिक्विड को नीचे ले जाने वाला वेट, वो दोनों आपस में बैलेंस कर जाएंगे और वो फर्दर राइज या फर्दर फॉल होना बंद हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में, फाइनल इक्विलिब्रियम में t cos थीटा इनटू 2πr इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, mg के। यहां पर मास को हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां पर पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और एच की वैल्यू जब हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे तो आएगा 2t cos थीटा, 2t cos थीटा डिवाइड बाय आर रो जी। तो बच्चों ये रहा फोर्स बैलेंस मेथड टू फाइंड दी राइज इन कैपिलरी या फॉल इन कैपिलरी। बात फिर वही आती है, इट एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो सेट ऑफ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड का जो सेट है, उस पर डिपेंड करता है। आशा करते हैं बच्चों आपको रीजंस, जो डेली प्रैक्टिकल यूजेस हैं कैपिलरी के, उसका रीजन जो कैपिलरी एक्शन है वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।